हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा इडिमा का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें बेसिकली आज हम कॉजेज ऑफ इडिमा को डिस्कस करेंगे। इडिमा का मतलब मैंने आपको बताया ही था, स्वेलिंग या फिर सूजन। तो आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग या सूजन नजर आती है तो उस कंडीशन को हम इडिमा बोलते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इडिमा क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, और मैकेनिज्म ऑफ इडिमा को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको कॉजेज ऑफ इडिमा को अच्छे से समझना है, आज वाले टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ इडिमा। तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग, सूजन या इडिमा किस कारण से होता है, किस कॉज से होता है, वो बेसिकली आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इडिमा होने के, स्वेलिंग होने के हमारी बॉडी में बेसिकली 5 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा होता है डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड जो हमारा रीजन होता है वो होता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। चौथा जो रीजन होता है वो होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जो किडनी डिसऑर्डर्स में होता है। एंड फिफ्थ रीजन होता है इंक्रीज इन कैपिलरी परमिलिबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ये 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से इडिमा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इन पांचों को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो प्रीवियसली मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज, वहां हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है, आर्टरी के थ्रू होती है। हमारे हार्ट से पाइप आता है जिसको हम आर्टरी बोलते हैं। ये आर्टरी क्या करती है, हमारे टिश्यू या ऑर्गन में एंटर करती है, और टिश्यू या ऑर्गन में एंटर करके ये पहले आर्टरियोल्स में ब्रेक डाउन करती है। आर्टरियोल्स के बाद ये फिर कैपिलरी में ब्रेक डाउन करती है, फिर कैपिलरी यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स यूनाइट होकर क्या बनाती हैं, वेन बनाती हैं। फिर वेन के थ्रू ये ब्लड वापस कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। तो ये एक प्रॉपर फ्लो हो गया। जिस तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारे किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में फ्लो होता है, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है वो हमारे ऑर्गन में आता है, उसके बाद आर्टेरियोल में एंटर करता है, फिर कैपिलरीज में एंटर करता है, कैपिलरीज के बाद फिर ये वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल्स के बाद ये वेन्स में जाता है, और वेन से वापस हार्ट में चला जाता है। तो एक रास्ता होता है कि कैसे ब्लड किसी भी ऑर्गन के अंदर से होके गुजरता है। तो जब ये ब्लड कैपिलरी वाले फेज में होता है, इस फेज में होता है, कैपिलरी वाले फेज में होता है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंजिंग होती है। यानी कैपिलरी वाला जो रीजन है ये बेसिकली साइट ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, साइट ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। तो जब भी ब्लड इस कैपिलरी वाले रीजन से गुजरता है, जब ये ब्लड कैपिलरी वाले रीजन से गुजरता है, तो इस ब्लड के बीच में, किसके बीच में, इस ब्लड के बीच में और इस टिश्यू का जो टिश्यू फ्लूइड है, इनके बीच में क्या चलती है, फ्लूइड की एक्सचेंजिंग चलती है। क्या चलती है, फ्लूइड की एक्सचेंजिंग चलती है। आई रिपीट अगेन, जब भी कभी ब्लड एंटर करता है हमारे किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर, तो जब वो कैपिलरी फॉर्म में होता है, तो उस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है और जो टिश्यू के अंदर टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चलती है, एक्सचेंजिंग चलती है। बात समझ में आ गई। अब ये एक्सचेंजिंग कैसे चलती है, तो ये जो कैपिलरीज हैं, इनसे प्लाज्मा बाहर की तरफ आता है। क्या आता है, प्लाज्मा बाहर आता है। क्या आता है, प्लाज्मा बाहर आता है, और जो आपका टिश्यू फ्लूइड है वो इन कैपिलरीज में वापस अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा तो बाहर आता है और टिश्यू फ्लूइड अंदर की तरफ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इस टिश्यू के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्लाज्मा की तो एंट्री हो रही है, कैपिलरी से निकल के प्लाज्मा तो इस टिश्यू फ्लूइड में आ रहा है, लेकिन ये खुद टिश्यू फ्लूइड कहां जा रहा है, वापस कैपिलरी के अंदर जा रहा है। इससे क्या है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन है। क्या है, एक बैलेंस मेंटेन है। यानी इस टिश्यू के अंदर अगर फ्लूइड आ भी रहा है, इस टिश्यू के अंदर अगर इस टिश्यू, मान लीजिए ये इतना टिश्यू था, ये इतना टिश्यू है, ठीक है, तो अगर इस टिश्यू में फ्लूइड आ भी रहा है प्लाज्मा की फॉर्म में, तो इस टिश्यू से फ्लूइड जा भी रहा है किसकी फॉर्म में, टिश्यू फ्लूइड की फॉर्म में। यानी इस टिश्यू के अंदर प्लाज्मा की फॉर्म में फ्लूइड आ रहा है और टिश्यू फ्लूइड की फॉर्म में फ्लूइड जा रहा है। तो एक बैलेंस मेंटेन है। इस टिश्यू के अंदर ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसका अमाउंट क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि प्लाज्मा आ रहा है और टिश्यू फ्लूइड जा रहा है, तो बैलेंस्ड है। अगर ये किसी भी तरीके से ये बैलेंस टूट जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो क्या होगा, इडिमा क्रिएट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लाज्मा आता रहे, ये जो प्लाज्मा है ये आता रहे, लेकिन टिश्यू फ्लूइड अगर ना जाए, तो क्या होगा, इस एरिया में जो प्लाज्मा है वो डिपॉजिट होता रहेगा, और इस एरिया में टिश्यू फ्लूइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। यानी फ्लूइड का अमाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और इस एरिया में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये जो बैलेंस है,
प्लाज्मा का बाहर आना और टिश्यू फ्लूइड का अंदर जाना। अगर ये मेंटेन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसे नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस टूट जाए, मान लो प्लाज्मा बाहर ज्यादा आ जाए, प्लाज्मा बाहर ज्यादा आ जाए और टिश्यू फ्लूइड अंदर कम जाए, तो ये प्लाज्मा यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा, प्लाज्मा यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा और इस जगह पे स्वेलिंग क्रिएट कर देगा, उसको हम इडिमा बोलेंगे। इसी चीज को मैं यहाँ आपको समझाता हूं। ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है ये बाहर की तरफ जा रहा है और इसको बाहर की तरफ लेके कौन जा रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्लाज्मा को इस कैपिलरी से बाहर कौन ले जा रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। साथ ही साथ इस कैपिलरी के अंदर हमें टिश्यू फ्लूइड अंदर जाता हुआ दिख रहा है, यानी प्लाज्मा तो बाहर जा रहा है, प्लाज्मा तो बाहर जा रहा है और टिश्यू फ्लूइड अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो प्लाज्मा को बाहर कौन ले जा रहा है? प्लाज्मा को बाहर ले जा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और टिश्यू फ्लूइड को अंदर कौन ला रहा है? टिश्यू फ्लूइड को अंदर कौन ले जा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्लाज्मा को बाहर लाने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, यहां मैं दिखाता हूं। प्लाज्मा को बाहर ले जाने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टिश्यू फ्लूइड को अंदर लाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बात क्लियर है? तो अगर आप एक बात सोचो कॉमन सेंस की, कि अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू में बहुत ज्यादा कर दूं तो क्या प्लाज्मा बहुत ज्यादा बाहर नहीं आएगा? और जब प्लाज्मा बहुत ज्यादा बाहर आएगा तो ये जमा हो जाएगा इस एरिया में प्लाज्मा जमा हो जाएगा और यहां क्या कर देगा? इडिमा कॉज कर देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये टिश्यू फ्लूइड को अंदर लेके आ रहा है कैपिलरी में, अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर दूं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर दूं? कम कर दूं। अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर दूंगा तो जो टिश्यू फ्लूइड होगा ये वापस अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो ये टिश्यू फ्लूइड भी कहां जमा होता रहेगा? यही टिश्यू में जमा होता रहेगा। तो टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। यानी दो रीजन, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा बाहर आएगा और ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा बाहर आएगा तो टिश्यू के अंदर क्या दिखेगी? स्वेलिंग दिखेगी। दूसरा रीजन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो टिश्यू फ्लूइड को अंदर खींच रहा था, जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो टिश्यू फ्लूइड को अंदर की तरफ खींच रहा था। अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर दूंगा तो ये टिश्यू फ्लूइड को अंदर नहीं खींच पाएगा और टिश्यू फ्लूइड भी बाहर ही जमा रहता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगी? क्या होगा इसकी वजह से? इडिमा क्रिएट होगा, क्योंकि सब बाहर ही कलेक्ट होते रहेंगे। तीसरा एक और तरीका होता है, हमारी बॉडी में अगर कभी भी इंटरस्टिशियल स्पेस में या फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस में अगर कभी भी टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो जो हमारी लिम्फेटिक्स होती हैं वो इसको वापस कैरी करके वेन में डाल देती हैं। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस जो बन रहा था पहले, वो अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है तो उसको कवर अप कर लिया जाता है। किसके द्वारा? लिम्फेटिक्स के द्वारा। लिम्फेटिक्स उस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करके किसमें डाल देती हैं? वेन्स में डाल देती हैं। मान लीजिए कि यहां पे ज्यादा अमाउंट में टिश्यू फ्लूइड आ गया, थोड़ा सा ज्यादा टिश्यू फ्लूइड आ गया, तो उसको ये लिम्फेटिक्स क्या कर लेंगी? अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लेके वेन्स में डाल देंगे। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से इन लिम्फेटिक्स में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, क्या आ जाए? इन लिम्फेटिक्स में क्या आ जाए? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। तो अगर इनमें लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ये जो टिश्यू फ्लूइड था ये इनके अंदर से वेन्स में नहीं पहुंच पाएगा और ये टिश्यू फ्लूइड यहीं जमा होता रहेगा, तो भी इडिमा हो जाएगा। तो यानी कि यहां से आपने इडिमा होने के तीन रीजन देखे। पहला आपने देखा इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा आपने देखा डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा आपने देखा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। यही तीनों जो कॉज थे वो मैंने यहां आपको दिखाए। पहला मैंने आपको दिखाया इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा मैंने आपको दिखाया डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा मैंने आपको दिखाया लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये तीनों आपको क्लियर है, ये तीनों आपको यहां से क्लियर है। पहला मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा मैंने आपको बताया था डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा मैंने आपको पहला बताया था इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा मैंने बताया था डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा मैंने क्या बताया? ऑब्स्ट्रक्शन इन लिम्फेटिक्स। तो तीन कॉज तो आपको क्लियर हो गए। ठीक है, चौथा कॉज होता है अगर मान लीजिए कहीं किडनी फेलियर हो। क्या हो? किडनी फेलियर हो, या फिर आप कहते किडनी फेलियर ना कहकर ये कहें कि किडनी का डिसऑर्डर हो। तो कुछ किडनी के डिसऑर्डर में हमको ये देखने को मिलता है कि जो किडनी होती है वो साल्ट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है, यानी किडनी ज्यादा अमाउंट में साल्ट एब्जॉर्ब करती है। अब ये साल्ट एब्जॉर्ब होकर कहां जाता है? ब्लड में जाता है। कहां जाता है? ब्लड में जाता है। जब ब्लड में साल्ट जाएगा तो ब्लड जो होगा वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब हाइपरटोनिक हो जाएगा तो ये क्या करेगा? आसपास के एरिया से ब्लड पानी बुलाएगा, पानी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जो ब्लड है वो कैसा हो चुका है? हाइपरटोनिक हो चुका है। तो ब्लड हाइपरटोनिक होने की वजह से आसपास से क्या करेगा? वाटर भी खींच लेगा। तो सोडियम के साथ साथ वाटर का भी रिटेंशन होगा।
तो अगर किडनी का डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से किडनी ज्यादा अमाउंट में साल्ट एब्जॉर्ब करने लगे, तो साल्ट के साथ साथ पानी का एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो टोटल साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा वाटरी कंटेंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्लाज्मा बाहर निकलेगा और ज्यादा हमको इडिमा देखने को मिलेगा। तो सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से हमें इडिमा देखने को मिलता है। नाउ जो फिफ्थ रीजन होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन यानी कहीं इंजरी या इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करती है उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। रिपीट अगेन, अगर हमारी बॉडी में कहीं इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करती है उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ये जिन सेल्स से मिलकर बनी होती हैं उनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। तो इन्फ्लेमेशन के दौरान इन एंडोथेलियल सेल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, और इस गैप होने की वजह से ये जो प्लाज्मा होता है इस कैपिलरी में वो बाहर आ जाता है। क्योंकि इन सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो गया है, तो गैप क्रिएट होने की वजह से प्लाज्मा कहां जाता है? बाहर आ जाता है, और ये प्लाज्मा बाहर आके किसी भी टिश्यू में या किसी भी ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होने लगता है, और उस टिश्यू या ऑर्गन के अंदर इडिमा कॉज करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर किसी भी रीजन की वजह से कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और कैपिलरी की परमिएबिलिटी कब इंक्रीज होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। किसकी वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से। परमिएबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है? गैप क्रिएट हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर आ जाता है और इडिमा क्रिएट हो जाता है। तो ये मैंने 5 रीजन बताए, 5 कॉजेस बताए इडिमा के। इनको हम अब और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको अब हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला कॉज हम लेके चलते हैं इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पहला जो हम रीजन लेके चलते हैं वो है इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था? वो प्रेशर जो प्लाज्मा को वो प्रेशर जो प्लाज्मा को बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो प्लाज्मा को कैपिलरी से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज आर्टेरियल एंड पे 38 mmHg होती है, और वीनस एंड पे इसकी वैल्यू 25 mmHg होती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इन वैल्यू से ज्यादा हो जाए, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू इन वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा को क्या करेंगे? बाहर ले जाएंगे। ये ज्यादा अमाउंट में प्लाज्मा को बाहर ले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मा होगा ये उस टिश्यू के अंदर क्या होने लग जाएगा? डिपॉजिट होने लग जाएगा, और उस टिश्यू के अंदर इडिमा कॉज कर देगा। अब एक सवाल आता है कि सर ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यूज है वो इस वैल्यू से, ये जो नॉर्मल वैल्यूज है इनसे ज्यादा क्यों हो रही है? ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? तो हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो। तो वो सारे डिसऑर्डर्स जो वीनस रिटर्न को इंपैक्ट करेंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स क्या कर देते हैं? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए कि एक हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं। इसको राइट ऑरिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा नाम का पाइप जो होता है वो जाता है, और ये क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि आर्टरी के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। इस ब्लड को वापस वेन्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से? वेन्स की हेल्प से किस में डाल दिया जाता है? राइट ऑरिकल में डाल दिया जाता है। यानी बॉडी से ये ब्लड वापस कहां चला जाता है? राइट ऑरिकल में चला जाता है। किसके थ्रू? इन वेन्स के थ्रू। अब मेरा कहने का मतलब था, मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो इस वीनस रिटर्न को इंपैक्ट कर दे, यानी वेन्स के थ्रू जो ब्लड ये वापस राइट ऑरिकल में जा रहा है ना, इसको इंटरप्ट कर दे, इसको इंपैक्ट कर दे, यानी किसी रीजन की वजह से ये ब्लड वापस राइट ऑरिकल में नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा? जो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बढ़ जाएगा उसको समझिए। अब आप ये मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया? वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये जो ब्लड था ये आगे फ्लो नहीं कर रहा था। अगर ये ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली ब्लड क्या होगा? बैक फ्लो करेगा, और बैक फ्लो करेगा तो ये ब्लड वापस कहां जाएगा? इस बॉडी ऑर्गन में जाएगा। इस बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी? इस बॉडी ऑर्गन के अंदर इधर से आर्टरी आई थी, है ना, इधर से इस तरीके से आर्टरी आई थी। आर्टरी टूटी थी किसमें? आर्टेरियोल्स में। किसमें? आर्टेरियोल्स में। आर्टेरियोल्स जो ब्रेकडाउन हुए थे किसमें? कैपिलरीज में। किसमें? कैपिलरीज में ब्रेकडाउन हुए थे, और कैपिलरीज ही फिर यूनाइट करके क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं। कैपिलरीज यूनाइट करके क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स यूनाइट होके क्या बनाते हैं? वेन बनाते हैं। क्लियर है? तो ये है आपकी वेन, है ना, ये था आपका वेन्यूल,
और ये वाला जो पोर्शन है ये है कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी रीजन। तो एक बात बताओ, जब ये ब्लड वापस आएगा, जब ये ब्लड वापस आएगा तो ये ब्लड इस तरीके से यहां पे कैपिलरी में वापस आ जाएगा, और इधर से आर्टरी वाला ब्लड आ रहा होगा, तो इधर से आर्टरी वाला ब्लड आ रहा होगा और इधर से वेन का ब्लड वापस आ गया। तो ओवरऑल क्या होगा, इस कैपिलरी वाले रीजन में ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब भी ब्लड वापस आता है, वेन के थ्रू वापस आता है बॉडी ऑर्गन में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इस रीजन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिलेगा, और इन कैपिलरी से प्लाज्मा, जो प्लाज्मा था वो निकल के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अब जो प्लाज्मा है ये ज्यादा अमाउंट बाहर निकल के आएगा। और जब ये प्लाज्मा बाहर निकल के आएगा तो ऑब्वियसली इस बॉडी ऑर्गन के अंदर या इस टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब था कि कोई भी अगर ऐसी डिसीज है जो वीनस रिटर्न को इंपैक्ट करती है, यानी वेन जो वापस ब्लड लेके जा रही है हार्ट में, इसको जाने से रोकती है, इस वीनस रिटर्न को अगर इंपैक्ट करती है, तो ये सारी डिसऑर्डर्स, ऐसे सारे डिसऑर्डर क्या करेंगे, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। इसमें एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, कि किसी भी रीजन से अगर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऐसा हो जाए कि थ्रोम्बोसिस हो जाए, यानी मान लो क्लॉट आके जमा हो जाए, क्या हो जाए, इसका एग्जांपल क्या है, थ्रोम्बोसिस। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है, थ्रोम्बोसिस। वेन में ब्लड क्लॉट हो जाए, क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, और क्लॉट होके ये क्या कर दे, उस वेन को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो ये ब्लड वापस राइट ऑरिकल की तरफ नहीं जा पाएगा। दूसरा रीजन, दूसरा कारण क्या हो सकता है, वीनस कंप्रेशन हो जाए। वीनस कंप्रेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये वेन थी और इस वेन पे कोई प्रेशर पड़ रहा है, किसी मास का प्रेशर पड़ रहा है, किसी भी टिश्यू के मास का है, किसी भी मास का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये वेन क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। वेन क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अगर वेन कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली जो ब्लड फ्लो है इसमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो ब्रेन, अगर वेन में कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेन के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, तो भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि वीनस रिटर्न इंपैक्ट होता है और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वापस फ्लो होता है बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। लिवर सिरोसिस के केस में भी ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती हैं, वहां से एक पोर्टल वेन जाती है। कौन सी वेन जाती है, पोर्टल वेन जाती है। ये पोर्टल वेन ब्लड कहां को लेके जाती है, लिवर के पास लेके जाती है। किसके पास, लिवर के पास। और लिवर से ये ब्लड वेन्स के थ्रू कहां जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। कहां जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। तो यहां से यहां तक जो सर्कुलेशन था इंटेस्टाइन से लिवर तक का, इसे पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। और यहां जो वेन थी लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, इसको पोर्टल वेन बोलते हैं। तो पोर्टल वेन इस ब्लड को लेके कहां गई, लिवर के पास। लेकिन लिवर में क्या हो गया, सिरोसिस। लिवर में क्या है, सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस होने की वजह से ये जो ब्लड था, जो पोर्टल वेन के थ्रू आया था, ये वेन के थ्रू वापस राइट ऑरिकल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लिवर के अंदर माल फंक्शनिंग है। लिवर इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है वेन को, और वेन से फिर ये राइट ऑरिकल में नहीं जा रहा है। तो यहां भी वीनस रिटर्न हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में, लिवर में क्या देखने को मिलेगी, इडिमा देखने को मिलेगा। तो लिवर सिरोसिस की वजह से आपको कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिल सकता है। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन और वीनस कंप्रेशन की वजह से भी आपको कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, कार्डियक डिसीजेस के केस में भी आपको इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर इंसान का पोस्चर अगर गलत होता है तो उसकी वजह से भी इंक्रीज इन कार्डियक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखने को मिलता है। इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं कि कार्डियक डिसीज की वजह से कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, और पोस्चर की वजह से कैसे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। कार्डियक डिसीज की वजह से होने वाले इडिमा को हम कार्डियक इडिमा बोलेंगे, और पोस्चर में गलत पोस्चर की वजह से होने वाले इडिमा को हम पोस्चरल इडिमा बोलेंगे। तो इन दोनों को डिटेल में समझते हैं कि कैसे कार्डियक डिसीजेस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। तो हम बात करेंगे ओडिमा ऑफ कार्डियक डिसीजेस, यानी कार्डियक डिसीज की वजह से क्या हो रहा है, इडिमा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कार्डियक डिसीज में भी कौन सा कंसेप्ट होता है, कार्डियक फेलियर। अगर पर्सन के अंदर कार्डियक फेलियर हो रहा है तो इसकी वजह से पर्सन के अंदर इडिमा देखने को मिलता है। अब कार्डियक फेलियर भी टू कंडीशन में देखने को मिल सकता है। एक तो कि राइट वेंट्रिकल कार्डियक फेलियर हो, यानी कि हार्ट की जो राइट वेंट्रिकल है इस रीजन में कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है कि लेफ्ट साइड में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकता हो, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकता है। यानी दो कंडीशन अराइज हो रही है कार्डियक फेलियर में, कि राइट वेंट्रिकल का कार्डियक फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्डियक फेलियर। आपको पता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है इसका काम क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड पंप करता है,
और ब्लड पंप करता है तो पंप करके किस में डाल देता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहां जाना होता है, लंग्स के पास जाना होता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन का राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, राइट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर है, तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, यानी लंग्स में नहीं जाएगा। इस ब्लड का क्या होगा, फिर बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो ये राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से फिर ये सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना कावा में जाएगा, और जब ये सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा में जाएगा तो इस ब्लड का क्या होगा, बैक फ्लो, और बैक फ्लो होकर ये कहां जाएगा, सुपीरियर वीना कावा से ये अपर बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, और इंफीरियर वीना कावा से ये लोअर बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। अब आपको पता है कि जब ये ब्लड वापस रिटर्न करता है बॉडी ऑर्गन में तो क्या देखने को मिलता है, आपने यहां मैंने बताया था कि जब ये वापस आएगा तो ये जो कैपिलरी का वीनस एंड है, ये कैपिलरी का जो वीनस एंड है, वेन वाला एंड है, यहां पे आके ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और इधर से आर्टरीज से ब्लड आ रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि इधर से भी ब्लड आ रहा है और इधर से भी ब्लड आ रहा है। तो जो ये कैपिलरी वाला रीजन था, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम देखने को इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कार्डिक जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा और पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा। यानी वही कंडीशन होगी कि जो वेन के थ्रू ये ब्लड वापस कहां जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, और इस वीनस एंड पे चला जाएगा, किस पे, वीनस एंड पे चला जाएगा कैपिलरी के, और जहां पे जाके ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा और पर्सन को क्या हो जाएगा, इडिमा। तो यहां इडिमा जो होगा वो किसका होगा, होल बॉडी का, क्योंकि अपर बॉडी का पार्ट में भी यही चीज देखने को मिल रही है और लोअर पार्ट बॉडी पार्ट में भी यही चीज देखने को मिलती है। तो यहां पूरी बॉडी का इडिमा देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी पर्सन का राइट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर हो रहा है तो उसको पूरी बॉडी में आपको इडिमा देखने को मिलेगा, यानी होल बॉडी में आपको इडिमा देखने को मिलेगा, और पूरी बॉडी में जब इडिमा देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को एनएसआर का बोलते हैं। तो अगर आपके सामने आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है और उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में आपको सबक्यूटेनियस एडिमा देखने को मिल रहा है, सबक्यूटेनियस एडिमा देखने को मिल रहा है पूरी बॉडी के अंदर, तो आप ये एक कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं कि इस पर्सन की राइट वेंट्रिकल में फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी आप डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अब बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर में, तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर रहा है, तो आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड किसको डालता है, आर्टा में डालता है, और आर्टा से ब्लड ये कहां जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है ना, बॉडी पार्ट्स में जाता है। ओके, लेकिन अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ब्लड आर्टा में नहीं जाएगा, और आर्टा में नहीं जाएगा तो इस ब्लड का क्या होगा, बैक फ्लो होगा, और जब बैक फ्लो होगा तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये वापस कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, लंग्स से ही तो आता है। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आता था, लेफ्ट ऑरिकल्स में आता था। लेकिन अब यहां उल्टा होगा, ये बैक फ्लो कर रहा है तो ये लेफ्ट ऑरिकल से वापस किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और वही चीज जब ये वापस लंग्स में जाएगा तो कहां पहुंचेगा, कैपिलरीज के वीनस एंड पे पहुंचेगा, वीनस एंड ऑफ कैपिलरी में पहुंचेगा, तो यहां जाके ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो होगा वो बाहर आ जाएगा, और प्लाज्मा जब बाहर आ जाएगा तो आपको लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा। यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का राइट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर है तो उसकी पूरी बॉडी में इडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर किसी पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर है तो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में इडिमा देखने को मिलेगा। क्लियर बात है, इतनी बात क्लियर है आपको, बोलो। तो अगर किसी का लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डिक फेलियर है तो उसके सिर्फ लंग्स में इडिमा देखने को मिलेगा, और आप लंग्स, अब देखो पूरी बॉडी में इडिमा होता है तो आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं बाहर से देख के, लेकिन लंग्स का इडिमा आप बाहर से देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पेशेंट आपको बताएगा उसको डिस्पनिया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसका एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे में आप ये चीज विजुअलाइज कर सकते हैं कि उसके लंग्स में इडिमा कॉज हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर हार्ट फेलियर आपको डायग्नोस करना है कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर वाली कंडीशन है कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं 2D इकोकार्डियोग्राम। तो 2D इकोकार्डियोग्राम की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर राइट हार्ट फेलियर है या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर है। ओके, सो हमने डिस्कस कर रहे थे वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसमें हमने एक फैक्टर बताया था आपको, वीनस कंप्रेशन या फिर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जिसका रीजन था थ्रोम्बोसिस, ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा हमने आपको बताया था कार्डिक डिसीजेस की वजह से कैसे एडिमा होता है। ठीक है, तीसरा हमको अब डिस्कस करना है पोस्चरल, कि पोस्चर की वजह से कैसे
कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और पोस्चर की वजह से कैसे पोस्चरल एडिमा कॉज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन की जो जॉब है वो बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहने की है। मान लीजिए ये कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, तो अगर ये लंबे टाइम तक जब खड़ा रहता है तो मान लीजिए ये इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज की वेन्स है। अब ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज की वेन्स है ये क्या कर रही होंगी, बेसिक फंक्शन क्या होगा कि ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके कहां जा रही होंगी, हार्ट्स में लेके जा रही होंगी। लेकिन जब आप बताइए कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या वो जाना इतना इजी है? नहीं, क्योंकि एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हर चीज पे वर्क करती है। ठीक है, तो जब ये ब्लड ऊपर जाना चाह रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ पुल डाउन कर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वीनस में जो ब्लड है जो वापस हार्ट में जाना चाह रहा है, तो जो ये वीनस रिटर्न है ये इंपैक्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और जो ब्लड होता है आपका वीन्स में वो नीचे की तरफ सेटल डाउन रहना चाहता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज के लोअर पार्ट में क्या रहना चाहता है, वहीं जमा रहना चाहता है। तो एक बात बताओ, जब ये वेन्स में वापस ब्लड लौट के आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड वॉल्यूम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। लोअर बॉडी पार्ट्स में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा ज्यादा बाहर आएगा और पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। क्योंकि बैक फ्लो होगा, जाने से ऊपर चाहिए था लेकिन ग्रेविटेशन पुल की वजह से वापस पीछे की तरफ जा रहा है। और पीछे की तरफ जाने वाली सारी जो प्रोसेस थी मैंने इस केस में बताई थी। जब वापस लौट के आता है तो क्या होता है, ठीक है, तो वापस लौट के आता है जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे, तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ एडिमा। क्या पढ़ रहे थे, कॉजेज ऑफ एडिमा। कॉजेज ऑफ एडिमा में यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया आपको। चलो, तो हम कॉजेज ऑफ एडिमा पढ़ रहे थे जिसमें हमको 5 कॉजेज पढ़ने थे। तो पहला कॉज होता है इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, इसके हमने रीजन भी पढ़ लिए, कार्डियक डिसीज, पोस्चरल एडिमा एंड वीनस ऑब्स्ट्रक्शन या वीनस कंप्रेशन, ये तीनों चीज डिटेल में पढ़नी। नेक्स्ट जो रीजन होता है कॉजेज ऑफ एडिमा में वो होता है डिक्रीज इन कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तीसरा रीजन आपको पता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और चौथा रीजन होता है सोडियम वाटर रिटेंशन, और फिफ्थ रीजन होता है इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो हमने अभी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिक्रीज इन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर इसको प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड सो ऑन पढ़ेंगे। चलो, तो अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जिसकी वजह से एडिमा होता है। तो दूसरा फैक्टर है रिड्यूस्ड इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है तो समझिएगा, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एडिमा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई कैपिलरी है, इस कैपिलरी में जब कोई भी ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, मान लीजिए प्लाज्मा फ्लो हो रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है। ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा बोलता है। इस प्लाज्मा को एक फोर्स बाहर की तरफ खींच रही होगी, इसको हमने बोला था कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोला था, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अब ये जो कैपिलरी यहां प्रेजेंट है, इस कैपिलरी के सराउंडिंग में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो यहां क्या प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। इस टिश्यू फ्लूइड को इस कैपिलरी के अंदर खींचा जा रहा है, और जिस फोर्स से खींचा जा रहा है, जिस प्रेशर से खींचा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो टिश्यू फ्लूइड जिस फोर्स से अंदर खींचा जा रहा है या जिस प्रेशर से अंदर खींचा जा रहा है उसको बोलते हैं प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर कम हो जाए, अगर मान लीजिए ये प्रेशर कम हो जाए तो ये टिश्यू फ्लूइड अंदर नहीं खींच पाएगा, और जब ये टिश्यू फ्लूइड अंदर नहीं खींच पाएगा तो ये टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, यहां भारी जमा होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड यहीं कलेक्ट होता जा रहा है, ये वापस कैपिलरी के अंदर नहीं जा रहा। तो बेसिकली जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये बेसिकली एक पुलिंग फोर्स होती है जो टिश्यू फ्लूइड पे लगती है टुवर्ड्स कैपिलरी। लगाता कौन है, अब अगर ये पुलिंग फोर्स लग रही है तो उसको कोई लगाने वाला भी तो होना चाहिए इस फोर्स को। तो इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, वो इस पुलिंग फोर्स को लगाती हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी जो मेन प्रोटीन है जो इस पुलिंग फोर्स को लगाती है वो है एल्ब्यूमिन। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए या एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो ये जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैंने क्या कहा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाए या एल्ब्यूमिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो ये प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू फ्लूइड वापस में नहीं जा पाता और पर्सन के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। तो इस प्रेशर को लगाने वाला फैक्टर कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी मेनली कौन सी, एल्ब्यूमिन।
अगर इस प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू देखा जाए आर्टेरियल एंड पे और वीनस एंड पे तो वो होती है 25 mmHg। अगर इससे कम हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन जो हमें देखने को मिलती है, जिसकी कंसेंट्रेशन होती है नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन की हमारे ब्लड में 6 to 8 ग्राम पर डीएल, और उसमें से एल्ब्यूमिन की कंसेंट्रेशन होती है 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल। अगर प्लाज्मा प्रोटीन का नेट अमाउंट 5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो एडिमा हो जाएगा, या फिर आप ये कहिए कि एल्ब्यूमिन का अमाउंट 2.5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। अब हमें डिटेल में यह बात डिस्कस करनी है कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन में डिक्रीज होने की वजह से, और प्लाज्मा प्रोटीन में भी मेनली कौन, एल्ब्यूमिन के डिक्रीज होने की वजह से। तो हम अगर ये पता कर लें कि ये प्लाज्मा प्रोटीन किस रीजन की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो वो हमें फैक्टर पता पड़ जाएंगे जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो बेसिकली हमें यह जानना है कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, और इसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये क्यों डिक्रीज हो रही है। तो चलो समझते हैं। देखो, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं इनके दो ही सोर्स होते हैं, या तो इनको लिवर फॉर्म करता है या फिर हम इन्हें डाइट से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे लेते हैं। तो अगर किसी भी केस में लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेंगी ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ लिवर। दूसरा, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन ना हो। तो दो फैक्टर तो ये हो गए कि रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन ड्यू टू सीवियर लिवर डिसीज। अगर लिवर के अंदर कोई डिसीज हो रही है जिसकी वजह से लिवर प्रॉपर्ली प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बना पा रहा है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा, प्रोटीन माल्टीन्यूट्रिशन की वजह से, अगर आप प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट डाइट में नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एल्ब्यूमिन का या प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट आपकी ब्लड में या प्लाज्मा में डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए आप सफिशिएंट अमाउंट में डाइट में ले रहे हैं, आप सफिशिएंट अमाउंट में डाइट में ले रहे हैं। दूसरा, आपका लिवर भी प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो प्रोटीन आपने डाइट में ली है उसको आपकी इंटेस्टाइन या ठीक है या आपकी एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। यानी जो भी डाइट में आपने ली है प्लाज्मा प्रोटीन, जो भी प्रोटीन्स ली हैं उनका पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो सकता है। चौथा ये रीजन हो सकता है कि पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप जानते हैं कि ये किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं माल्फिजन बॉडी। क्या बोलते हैं, माल्फिजन बॉडी। इसको हम बोलते हैं बूमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बूमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब किसी भी रीजन की वजह से, अगर किसी भी रीजन की वजह से ये जो कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी है, इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इनकी जो ये जो कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी की मेम्ब्रेन्स है, इन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इतनी इंक्रीज हो जाए कि ये अंदर से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थी उनको निकाल निकाल के बाहर फेंक दें इस बूमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, बाहर फेंक दें। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो थी ये इस कैपिलरी से यानी इस ब्लड से निकल के बाहर कहां चली जाएंगी, इस बूमेन्स कैप्सूल में चली जाएंगी, और यहां से वो कहां चली जाएंगी, यूरिन में चली जाएंगी। तो जिसकी वजह से ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का या फिर एल्ब्यूमिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और पर्सन के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। तो किडनी का एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उस केस में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, एल्ब्यूमिन को लीक कर देती है, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ठीक है, तो ये तो वो फैक्टर थे जिसकी वजह से हमारा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो हम पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ एडिमा, एंड कॉजेज ऑफ एडिमा में हमने दो कॉजेज डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमने जो कॉज डिस्कस किया था वो था इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा कॉज जो हमने डिस्कस किया था वो था डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था जब किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है तो वो हार्ट के थ्रू एक आर्टरी भेजा, हार्ट से एक आर्टरी भेजी जाती है। ठीक है, हार्ट से आर्टरी जाती है इस टिश्यू या ऑर्गन के अंदर। ठीक है, जब ये आर्टरी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर एंटर करती है तो ये आर्टेरियोल्स में ब्रेक डाउन करती है। आर्टेरियोल्स में ब्रेक डाउन करने के बाद ये कैपिलरी में ब्रेक डाउन करती है, फिर कैपिलरी यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स यूनाइट करके वेन बनाती हैं। जब ये कैपिलरी वाले फॉर्मेट में होता है ये ब्लड वेसल, तब उस टाइम पे क्या होता है कि इस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है और इस टिश्यू के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है, इनके बीच में क्या चलती है, एक्सचेंजिंग चलती है। क्या चलती है,
एक्सचेंजिंग चलती है फ्लूइड की। कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा जो होता है इस ब्लड में से वो तो निकल के यहां आता है इस टिश्यू के अंदर, और टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो निकल के वापस कहां जाता है, इस कैपिलरी में जाता है। यानी प्लाज्मा तो बाहर आता है, प्लाज्मा तो निकल के बाहर आएगा, और टिश्यू फ्लूइड कहां जाएगा, वापस कैपिलरी में जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से इस टिश्यू के अंदर ये जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बैलेंस रहता है। क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अगर मान लीजिए नेट सीक्रेशन देखने को मिल रहा है, नेट सीक्रेशन मतलब अगर प्लाज्मा थोड़ा बहुत अमाउंट में ज्यादा आ जाता है तो उस प्लाज्मा, ज्यादा आने वाली प्लाज्मा को इस लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस कहां भेज दिया जाता है, वेन्स में भेज दिया जाता है, और वेन्स से फिर ये वापस कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये था कि प्लाज्मा बाहर आ रहा था, टिश्यू फ्लूइड अंदर जा रहा था। अगर प्लाज्मा गलती से ज्यादा आ जाता था तो वो लिम्फेटिक्स की हेल्प से वापस वेन में डाल दिया जाता था और वहां से वो वापस हार्ट में चला जाता था। लेकिन अगर मान लो कि इस लिम्फेटिक्स में कहीं ब्लॉकेज हो जाए, इस लिम्फेटिक्स में कहा जाए कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या होगा, जो नेट प्लाज्मा ज्यादा बाहर आ गया है, जो ये नेट प्लाज्मा ज्यादा बाहर आ गया है, अब ये वापस वेन में नहीं जा पाएगा, ये वापस वेन में नहीं जा पाएगा क्योंकि लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, ये जो प्लाज्मा है, जो टिश्यू फ्लूइड है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा। यानी इस टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है, एक्सेस में जो फ्लूइड है, वो एबनॉर्मल अमाउंट में क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से इस टिश्यू या ऑर्गन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे लिम्फोडीमा। क्या बोलेंगे, लिम्फोडीमा। अब हम बात करते हैं वो सारे कॉजेज के बारे में जिसकी वजह से यहां आपको लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, कि वो क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको लिम्फोडीमा अकर हो रहा है या फिर लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूप्लेशिया यानी कैंसर। अगर मान लीजिए जनरली ये देखा जाता है कि जो लेडीज होती हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत होती है, तो जब उनका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे उस ब्रेस्ट कैंसर वाला जो एरिया है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए यहाँ एरिया था, यहाँ इस एरिया में कैंसर था, तो इस एरिया में जो कैंसर वाला पार्ट होता है उसको तो सेपरेट किया जाता है, निकाला जाता है। साथ ही साथ इस एरिया से जो एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं निकालेंगे तो रिकरेंस ऑफ कैंसर के चांसेस होंगे, यानी कैंसर दोबारा भी हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को ऑपरेट करते टाइम आप क्या करते हैं, वहां पे प्रेजेंट जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं उनको भी आप निकाल के फेंक देते हैं। तो जब आप एक्सिलरी लिम्फ नोड को निकाल के फेंक दोगे तो ये एक्सिलरी लिम्फ नोड थे, ये लिम्फेटिक्स का पार्ट थे, ये लिम्फेटिक्स का पार्ट थे जो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड जो था आ जाता था उसको ड्रेन करते थे, और ड्रेन करके कहां डाल देते थे, वेन में डाल देते थे। तो अगर ये लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम अगर मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये जो यहां पे लिम्फेटिक्स के द्वारा जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड का कैरी करके इसको जो वेन में डाला जा रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट होगा वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर किसी लेडी के लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर होगा और वो ऑपरेट हुआ होगा तो उसके लेफ्ट आर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर राइट का ऑपरेट हुआ है तो राइट वाली जो आर्म होगी उसके अंदर एडिमा देखने को मिल सकता है। तो एक तो इसका जो कॉज होता है वो होता है न्यूप्लेशिया यानी कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का वो हो सकता है इन्फेक्शन। एक आपने डिसीज सुनी होगी एलिफेंटियासिस, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं। ठीक है, ये कॉज होती है फाइलेरियासिस, सॉरी जो एलिफेंटियासिस हाथी पांव है इसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। ये जो कॉज होती है एक ऑर्गेनिज्म से जिसको बोलते हैं वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। ये वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी क्या करता है कि आपके लेग्स का और स्ट्रोटम, मेल के अंदर जो लेग्स होते हैं और स्ट्रोटम जो होते हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक्स होती हैं, जो लिम्फ वेजल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। यानी वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी क्या करता है कि जो स्क्रोटम और लेग रीजन की जो लिम्फेटिक्स होती हैं उन लिम्फेटिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। अब मान लीजिए ये लिम्फ वेजल है, ठीक है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ। इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, इस लिम्फ वेजल की जो ये मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आने लगता है, और बाहर आने लगता है तो उस एरिया में फिर क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि जो भी कोई मान लो बेबी है वो बचपन से ही ऐसे पैदा हुआ है कि उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फेटिक चैनल है, उनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये एक तरह सा हेरिडिटरी लिम्फोडिमा है, यानी कंजेनाइटल, बाई बर्थ ये डिसीज है पर्सन को, ये बच्चे को, कि उसका बाई बर्थ ही क्या हुआ है, लिम्फेटिक चैनल का जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हुआ है। इसको हम मिलरॉयज डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलरॉयज डिसीज होता है।
तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, इडिमा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा या इंजरी होती है या फाइब्रोसिस होती है, उसकी वजह से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपैक्ट होता है और उसकी वजह से भी हमको लिम्फोडिमा देखने को मिल सकता है। तो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ एडिमा, जिसमें हमने 3 कॉज डिस्कस कर लिए हैं। हमने पहला जो कॉज था वो इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो डिस्कस किया था। दूसरा हमने डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिस्कस किया था। थर्ड हमने डिस्कस किया था लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर द फोर्थ, दैट इज सोडियम वाटर रिटेंशन। सोडियम वाटर रिटेंशन। अब ये क्या प्रॉब्लम है, देखो अगर किसी, मान लो किसी पर्सन की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पर्सन के क्या है, किडनी का डिसऑर्डर है, और किडनी के डिसऑर्डर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसकी जो किडनी है वो साल्ट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रही है। अगर आपने किडनी के नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा हो तो मान लीजिए ये एक पाइप होता था जिसको हम बोलते थे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। इसके पास में एक पाइप होता था जिसको हम बोलते थे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अगर आपको ये सब नहीं याद तो आप ये समझिए कि ये एक नेफ्रॉन का पाइप, किडनी जिन सेल से मिलकर बनी होती है उनको नेफ्रॉन बोलते हैं। ये एक नेफ्रॉन का पाइप है, ठीक है, किडनी की नेफ्रॉन का पाइप है, और ये एक ब्लड वेसल का पाइप है। अब नेफ्रॉन्स का पाइप जिसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं, ये क्या करता है, अपने अंदर साल्ट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या कर देता है, साल्ट का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी किडनी की डिसीज की वजह से ये क्या कर रहा है, साल्ट का रिटेंशन कर रहा है, और साल्ट को एब्जॉर्ब कर करके कहां डाल रहा है, ब्लड वेजल्स में डाल रहा है। अब जब ब्लड वेजल्स के अंदर ये साल्ट जाएगा तो ये उस रीजन को, इस ब्लड के अंदर का, इस ब्लड को क्या कर देगा, हाइपरटोनिक कर देगा। क्या कर देगा, हाइपरटोनिक, यानी सॉल्यूट ज्यादा आ गया ना, साल्ट ज्यादा आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और जब ये हाइपरटोनिक होगा तो फिर ये क्या करेगा, आसपास से वाटर का रिटेंशन करेगा, क्योंकि डाइल्यूट होना चाहेगा तो ये आसपास से वाटर रिटेन कर लेता है, जिसकी वजह से साल्ट का रिटेंशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपिलरी में से प्लाज्मा निकल निकल के कहां जाएगा, बाहर जाएगा, टिश्यू के अंदर जाएगा, और उस पर्सन की बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। बेसिकली इस कंडीशन में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके अंदर एडिमा जल्दी देखने को मिलता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। आईज के पास अगर आप किसी पर्सन की, आपको यहां इस रीजन में एडिमा देखने को मिल रहा है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसकी किडनी का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो हम अगर बात कर रहे थे कॉज ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, कि किडनी क्यों सोडियम और वाटर रिटेंट करती है, तो एक तो मैंने ये बता दिया कि किडनी की कोई डिसीज हो सकती है, यानी कोई भी रिनल डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी की कोई डिसीज हो सकती है जिसकी वजह से किडनी ये काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। अगर मैं डिसऑर्डर के नाम लूं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये चीज देखने को मिलती है। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम आपको देखने में दोनों सेम वर्ड लग रहे होंगे, बट सेम नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अलग कंडीशन है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम अलग कंडीशन है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, यानी जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो लॉस कर दी जाती हैं वाया यूरिन। वो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बारे में बताया था, ग्लोमेरुलस के बारे में, ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरी थी अगर उनके अंदर मान लीजिए उनकी परमिलिटी बढ़ जाए तो उनके अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन बाहर आ जाती है, बताया था ना, एल्ब्यूमिन वगैरह बाहर आ जाती हैं और वो फिर यूरिन के थ्रू चली जाती है। तो बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनका लॉस हो जाता है, किसमें, यूरिन के थ्रू। और प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रही है तो इसका मतलब एल्ब्यूमिन भी लॉस हो रही है, और एल्ब्यूमिन अगर लॉस होगी तो आपको पता है दूसरा वाली कंडीशन, डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम कैसे डिफरेंट है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हेमेटूरिया भी देखने को मिल सकता है, यानी यूरिन के अंदर ब्लड भी आने आपको देख सकता है। प्रोटीनूरिया तो होता ही है, प्रोटीनूरिया के साथ साथ हेमेटूरिया भी देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में हाइपरटेंशन, हाई बीपी की शिकायत रहती है। बीपी अगर ज्यादा होगा तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, पर्सन के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। दूसरा, प्रोटीनूरिया होगा तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा। तो अगर किडनी के डिसऑर्डर होते हैं, लाइक सिंपल भाषा में ये समझो, किडनी के डिसऑर्डर हो सकते हैं लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो उस केस में भी सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, ठीक है, एंड ए पर्सन के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, या फिर लॉस ऑफ प्रोटीन की वजह से आपको एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सोडियम वाटर रिटेंशन का जो एक और कारण है वो है लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब मैंने लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर को मैंने आपको समझाया था इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले केस में। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन का लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो ब्लड वापस बैकफ्लो कर जाता है, कहां, लंग्स में, और लंग्स के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। ये तो थी एक बात जो मैंने आपको इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में समझाई थी। दूसरा, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो
अगर इस पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है तो ब्लड ऑर्टा में नहीं जा रहा है, और ऑर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, यानी किडनी को भी ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका मतलब किडनी तक भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। अगर किडनी तक ब्लड पहुंच नहीं पा रहा तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया है, यानी कि किडनी के अंदर जो फ्लो होने वाला ब्लड है उसका अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। और किडनी के अंदर अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो किडनी के अंदर एक एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो इस चीज को सेंस कर लेता है कि किडनी के अंदर से कम ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये दिखता है कि किडनी के अंदर से कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होकर एक सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसे ये सिस्टम एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, यानी वापस रीनल ब्लड फ्लो जो था उसको कहां ले जाता है, लेवल पे ले जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि किडनी के अंदर जो कम ब्लड फ्लो हो रहा था वो वापस नॉर्मल कर दिया। लेकिन मान लो कि ये हार्ट की जो कंडीशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कंडीशन है, ये वर्ष होती चली जाए तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा तो ये जो ब्लड वॉल्यूम है उसको एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो ये तो था दूसरा रीजन। तीसरा ये रीजन हो सकता है कि किसी पर्सन को अगर किडनी की डिसीज है, रीनाल यानी किडनी उसके ढंग से काम नहीं करती, तब भी वो साल्ट इंटेक किए जा रहा है ज्यादा अमाउंट में, तो उसका ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा। ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा तो फिर वो वाटर भी खींचेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और पर्सन के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था फोर्थ रीजन। ठीक है, अब नाउ डिस्कसिंग आउट द लास्ट एंड फिफ्थ रीजन, दैट इज इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ एडिमा, जिसमें मैंने आपको पहला पढ़ाया था इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा बताया था डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, चौथा मैंने आपको पढ़ाया था सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, एंड फिफ्थ वी आर डिस्कसिंग फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी बाय इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या है, कंडीशन है ये इन्फ्लेमेशन की कंडीशन। मान लीजिए किसी भी कैपिलरी के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिले। ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेशन किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है किसी कैपिलरी के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है कि जो कैपिलरी जिन सेल से मिलकर बनी होती है ना, इनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। तो कैपिलरी जिन सेल से मिलकर बनी होती है इनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। अब जैसे गैप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ की जो प्लाज्मा जो था इसको आजादी मिल जाती है बाहर जाने की। इसको क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है बाहर जाने की। तो जो प्लाज्मा होता है वो लीक करता आता है, और प्लाज्मा खुद तो लीक होता ही होता है, अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी ले जाता है बाहर। तो सोचो प्लाज्मा बाहर जा रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक तो ये खुद ही एडिमा करेगा, दूसरा जब ये प्लाज्मा प्रोटीन को भी अपने साथ ले जा रहा है तो ये अपने साथ एल्ब्यूमिन को भी ले जा रहा होगा। जब ये ऐसा अपने साथ एल्ब्यूमिन को भी ले जा रहा है तो एल्ब्यूमिन के बाहर जाने से जो आपका प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर था वो भी डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जो बाहर ले जाने वाली फोर्स है वो इंक्रीज हो रही है और जो अंदर लाने वाली फोर्स थी वो डिक्रीज हो रही है। तो नेट क्या होगा, बाहर कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो नेट क्या होगा, प्लाज्मा बाहर चला जाएगा और पर्सन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एक बिग एडिमा देखने को मिलेगा, ह्यूज एडिमा देखने को मिलेगा। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। ये एडिमा जो होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ये जनरलाइज्ड भी हो सकता है और लोकलाइज्ड भी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि पूरी बॉडी में देखने को मिले, जो कभी कभी आपको किसी पॉइजनिंग के केस में या किसी ड्रग या केमिकल के साइड इफेक्ट के रूप में या फिर किसी एलर्जी की वजह से देखने को मिलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एडिमा हो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो लोकलाइज्ड हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी हो। जैसे मान लीजिए चींटी काट लेती है तो जिस रीजन में काटती है उसी रीजन में आपको एडिमा देखने को मिलता है, उस एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो ये किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है लोकलाइज्ड एडिमा, या किसी इंसेक्ट के बाइट करने से हो सकता है, या किसी भी इरिटेंट लोकल ड्रग या केमिकल की वजह से हो सकता है। ठीक है, और कॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, कि जो कैपिलरी थी उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्यों उनके बीच में गैप क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका रीजन था एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेजल्स। तो जब ओल्ड ब्लड वेजल्स से न्यू ब्लड वेजल का फॉर्मेशन होता है तो पता क्या होता है, जो न्यू ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या होती है, दूर दूर होती है, तो इनके बीच में गैप होता है, तो इनसे भी प्लाज्मा क्या होता है, बाहर निकल जाता है और एडिमा कॉज करता है। लेकिन जब ये न्यू ब्लड वेजल मैच्योर होती हैं तो ये वापस क्या हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं, वापस एकदम अपनी पोजीशन पास गेन कर लेती।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ एडिमा। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।